नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो हम लोग ध्येय आईएएस के टेस्ट देख रहे हैं उसी में आज तीसरा पार्ट है। हम लोग दूसरे पार्ट में 68 नंबर तक प्रश्न देख लिए थे। अब आज का ये देखते हैं क्या है प्रश्न। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि ओशिनिया महाद्वीप में कुल 20 देश सम्मिलित हैं। दूसरा कथन क्या है, तो इसमें ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा तथा पापुआ न्यू गिनी सबसे छोटा देश है। क्या दिया है, ए में केवल 2, बी में क्या दिया है, न तो 1 न ही 2, सी दिया है 1 तथा 2 दोनों, बी डी दिया है केवल 1। तो आप लोग पहले इसको अच्छे से देख लिया करिए कि सही नहीं है या सही क्या दिया है। तो क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, न तो 1 न ही 2। तो बता दें ओशिनिया महाद्वीप में कुल कितने देश सम्मिलित हैं, तो कुल 22 देश सम्मिलित हैं ओशिनिया महाद्वीप में। और इसमें बता दें कि ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा तथा पापुआ न्यू गिनी सबसे छोटा देश है। ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है, क्योंकि नौरू क्या है, सबसे छोटा देश है। क्या है, नौरू सबसे छोटा देश है। और कुल महाद्वीप कितने हैं, तो ये भी बता देते हैं। तो कुल देखा है तो 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से, ये भी बता दें आप लोगों को। तो एशिया है, उसके बाद से एशिया के बाद से अफ्रीका है, अफ्रीका के बाद से उत्तरी अमेरिका है, उसके बाद से दक्षिणी अमेरिका है, फिर अंटार्कटिका है, ठीक है। उसके बाद से कौन सा द्वीप है, तो महाद्वीप है, तो यूरोप है। यूरोप के बाद से कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के बाद से कुछ लोगों का मानना है कि जीलैंडिया भी क्या है, एक महाद्वीप है। क्या है, जीलैंडिया भी महाद्वीप है। और देखा जाए तो अफ्रीका में कुल कितने देश हैं, तो अफ्रीका में कुल 54 देश हैं। यूरोप में कुल कितने देश हैं, तो 51 देश हैं, ठीक है। सबसे अधिक इसमें तो अफ्रीका में है। वही उसके बाद से एशिया में देखा है तो कुल कितने देश हैं, तो एशिया में कुल 50 देश हैं, ठीक है, 50 देश हैं। और उत्तरी अमेरिका में कुल कितने देश हैं, तो उत्तरी अमेरिका में कुल 23 देश हैं टोटल। और दक्षिण अमेरिका में तो 12 देश हैं। और बता दें कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन कौन से हैं, तो यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। क्या है, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक है। और आप लोग क्या कमेंट करिएगा, आप लोगों के लिए भी बता देते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के जो है कि जितने भी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के राज्य हैं और उनकी राजधानी है उनको आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं क्या है। 70 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो 70 नंबर प्रश्न क्या है देख लेते हैं। तो मीठे पानी की झील जिसके पूर्वी तट पर क्या है, पोर्ट रेडियम स्थित है। तो मीठे पानी की वह कौन सी झील है जिसके पूर्वी तट पर क्या है, पोर्ट रेडियम स्थित है। तो बता दें क्या हो जाएगा, तो 70 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्रेट वियर झील है। वो कैसी झील हो, तो एक मीठे पानी की झील है तथा इसके पूर्वी तट पर देखा है तो क्या है, पोर्ट रेडियम स्थित है। तो हम लोग चलिए एक बार झीलों को जान लेते हैं कि झील क्या होते हैं, झील किसे कहते हैं, झील क्या होते हैं, झील किसे कहते हैं। तो बता दें कि पृथ्वी के धरातल के मध्य स्थित जलीय भाग को क्या कहते हैं, तो मध्य स्थित जलीय भाग को हम लोग झील कहते हैं, ठीक है। और झील के प्रकार क्या होते हैं, झील कैसे कैसे होते हैं, तो एक भूकंपकृत झील होता है। कैसा झील होता है, तो भूकंपकृत झील होता है। जैसे कि कौन सी झील है, तो स्विट्जरलैंड की जिनेवा झील है। फिर उसके बाद से एक भ्रंशधारी झील होता है। कैसा झील होता है, तो झीलों के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, तो भूकंपकृत या अवनत झील या भ्रंशधारी झील या क्रेटर झील। क्या है, क्रेटर झील, ये भी एक झील का प्रकार है। जैसे क्रेटर झील में क्या क्या आ जाएंगे, तो बोलिविया की, जो बोलिविया है, बोलिविया की राजधानी क्या है, लापाज है, ठीक है। और वही बोलिविया की जो टिटिकाका झील है, कौन सी झील, तो बोलिविया की जो टिटिकाका झील है वो कैसी झील है, तो भी क्रेटर झील है। उसके बाद से एक हिमानी झील है, हिमानी झील में है। झीलों के कितने प्रकार होते हैं, तो 4 प्रकार के झील होते हैं। तो हम लोग चलिए एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सी झील है। तो बता दें कि जो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो बैकाल है। बैकाल झील क्या है, सबसे गहरी झील है। और ये कहाँ पर है, तो देखा है तो ये रूस में है। कहाँ पर है, तो रूस में है। बैकाल झील कहाँ पर है, तो रूस में है। ओनेगा वाला डेगा जो झील भी कहाँ पर है, तो ये भी रूस में है। और ऑस्ट्रेलिया की देखते हैं कौन कौन सी झील है। तो ऑस्ट्रेलिया कौन कौन सी झील है, तो ऑस्ट्रेलिया की कौन कौन सी झील है देख लेते हैं। तो लेक आयर है, लेक आयर झील कहाँ की है, तो ऑस्ट्रेलिया की है। वही लेक चार्ट भी कहाँ की है, तो ये भी चार्ट कैमरून, नाइजीरिया और नाइजर भी क्या है, यहाँ की ऑस्ट्रेलिया की महत्वपूर्ण झीलें हैं, ठीक है। और बता दें कि विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो ये ठीसो सिकुरू है। कौन सी है, तो ठीसो सिकुरू झील है। ये कहाँ पर है, तो तिब्बत के पठार में स्थित है। कहाँ पर है, तो तिब्बत के पठार में है। और सबसे ऊंची देखा है तो सबसे ऊंची नौकागम्य झील कौन सी है, तो टिटिकाका झील है। कौन सी है, टिटिकाका झील है। ये कहाँ पर है, तो ये पेरू बोलिविया की सीमा पर है। कहाँ पर है, तो पेरू बोलिविया की सीमा पर है। और वही बता दें कि भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची झील देवताल है। कौन सी झील है, तो देवताल झील है, ठीक है। जो कहाँ पर है, तो गढ़वाल में है। कहाँ पर, तो गढ़वाल में है। और देखा है तो सबसे नीची झील कौन सी है, तो सबसे नीची झील कौन सी है, तो मृत सागर क्या है, मृत सागर सबसे नीची झील है, ठीक है। और बता दें कि सर्वाधिक लवणता वाली कौन सी झील है, तो वान झील है, सबसे सर्वाधिक लवणता वाली झील है। इसके बाद से कौन सा है, तो इसके पास जॉर्डन का मृत सागर है, ठीक है। ये भी सबसे खारे, ये कैसी है, ये भी बहुत सर्वाधिक लवणता वाली झील है। और इसके बाद से कौन सी है, तो ग्रेट साल्ट लेक का नाम आता है, ठीक है।
अब बता दें कि तुर्की के वान झील में सर्वाधिक लवणता है, उसके बाद से मृत सागर है, उसके बाद से ग्रेट साल्ट लेक है, ठीक है। और विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर है, ये आप लोगों को पता ही होगा। और अरल सागर का भी आप लोग नाम सुने होंगे, तो ये कहाँ पर है? तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर है। तो कौन सा? तो अरल सागर झील, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। तो 71 नंबर प्रश्न देख लेते हैं क्या है। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो क्या है? एक और प्रमुख संगठन है और एक और क्या दिया है? तो एक और स्थापना वर्ष दिया है। तो बता दें तो अभिनव भारत की स्थापना कब हुआ था? तो अभिनव भारत की स्थापना 1904 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1904 में। कब हुआ था? तो 1904 में। वही अनुसंधान समिति कब स्थापना हुआ था? तो 1907 में। 1907 में, ठीक है। मित्र मेला कब हुआ था? तो मित्र मेला आपका 1901 में। कब हुआ था मित्र मेला? 1901 में। और नौजवान भारत सभा कब हुआ था? तो 1926 में। कब हुआ था? तो 1926 में। तो क्या हो जाएगा? 71 का 71 क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 71 का क्या हो जाएगा आंसर इसका? 71 का सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो जितने भी महत्वपूर्ण संगठन और संस्थाएं हैं उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं क्या है। तो एशियाटिक सोसाइटी जिसकी स्थापना किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने किया था। कब किया था? तो 1784 में। फिर आत्मीय सभा कब स्थापना हुआ था? 1815 में, राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। आप लोग ऐसे ही इसको याद रखिएगा फैक्ट, क्योंकि ये क्रोनोलॉजी में बनाने के लिए आ सकता है। फिर उसके बाद से युवा बंगाल आंदोलन है 1826 में। ये कौन कौन किया था? तो युवा बंगाल आंदोलन तो हेनरी लुई कौन थे? तो हेनरी लुई विवियन डेरिज्यू थे। फिर ब्रह्म समाज कब बनता है? तो ब्रह्म समाज 1828 में। किसके द्वारा? तो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। किसके द्वारा? तो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। फिर उसके बाद से तत्वबोधिनी सभा आता है 1839 में। इसके कौन संस्थापक होते हैं? तो देवेंद्रनाथ ठाकुर का नाम आता है, ठीक है। उसके बाद से परमहंस मंडली है, ठीक है। परमहंस मंडली कब होता है? तो परमहंस मंडली 1849 में। कब होता है? तो 1849 में स्थापना इसका। उसमें कौन कौन सदस्य रहते हैं? तो आत्माराम पांडुरंग कौन होते हैं? तो आत्माराम पांडुरंग रहते हैं। उसके बाद से बालकृष्ण जयकर और बालकृष्ण रहते हैं, जयकर रहते हैं, दादोबा पांडुरंग रहते हैं। फिर उसके बाद से एक सभा होती है स्थापना जिसका बालिका विद्यालय, कौन सा? तो बालिका विद्यालय, जिसकी स्थापना कौन करते हैं? तो ज्योतिबा फूले जी। कब? तो 1851 में। फिर बता दें कौन सा? तो साइंटिफिक सोसाइटी, ये कौन करते हैं? तो सर सैयद अहमद खान। कब? 1864 में। फिर बेलूर मठ, ये कौन करते हैं? तो स्वामी विवेकानंद जी 1898 में। और इंडियन सोशल कांग्रेस होता है 1887 में। कब? 1887 में। किसके द्वारा? तो महादेव गोविंद रानडे जी के द्वारा। फिर शारदा सदन 1889 में। किसके द्वारा? तो शारदा सदन 1889 में रमाबाई जी के द्वारा, ठीक है। रामकृष्ण मिशन आप लोगों को ये पता ही होगा 1897 में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। और बता दें अभिनव भारत संस्था जो कि यहाँ पे जो दिया हुआ है, इसकी स्थापना किसने किया था? तो विनायक दामोदर सावरकर ने। कौन किया? तो विनायक दामोदर सावरकर ने, ठीक है। और फिर एक आता है द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, कौन किया था? तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने। कब किया था? तो 1905 में। आप लोग डेट भी याद रखिएगा और कौन इसके संस्थापक थे ये भी याद रखिएगा। मुस्लिम लीग कब स्थापना होता है? तो 1906 में। 1906 में। किसके द्वारा? तो आगा खां सलीमुल्लाह खां जी के द्वारा। फिर सोशल सर्विस लीग किसके द्वारा होता है? तो श्री नारायण मल्हार जोशी द्वारा 1911 में, ठीक है। और बता दें नौजवान सभा में कौन कौन आता है? तो नौजवान सभा में देखिए कौन कौन आता है। तो नौजवान सभा में 1926 में होता है। इसमें कौन कौन आता है? तो भगत सिंह। कौन कौन आते हैं? तो भगत सिंह जी, छबील दास और उसके बाद से यशपाल का नाम आता है। फिर एक और होता है, देखिए दो कन्फ्यूजन वाली चीज़ है, पॉइंट है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ये किसके द्वारा? तो 1928 में चंद्रशेखर के द्वारा, चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा। फिर खुदाई खिदमतगार भी कहीं के मिलता है तो 1929 में। कब होता है? तो 1929 में। किसके द्वारा? तो अब्दुल गफ्फार खां जी के द्वारा। हरजन सेवक संघ, ये किसके द्वारा होता है? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा पुणे में 1932 में। फिर स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936 में, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी BR अम्बेडकर जी के द्वारा। फिर फॉरवर्ड ब्लॉक तो कब होता है? तो 1939 में। किसके द्वारा? तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। फिर आज़ाद हिंद सरकार है, किसके द्वारा होता है? तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा 1943 में। तो ये रहा जो प्रमुख संगठन है उनका स्थापना वर्ष है और कौन संस्थापक थे, आप लोग रिवीजन किए। तो आप लोग धैर्य बनाए रखिए, कोई भी ऐसा फैक्ट है कि जो इससे बाहर आएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। इसमें देखिए क्या है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक और क्या है? तो 1857 के विद्रोह के केंद्र हैं। और एक और क्या है? नेतृत्वकर्ता है। कौन वहाँ के नेतृत्वकर्ता थे? तो ऐसे प्रश्न भी आते हैं, आप लोग ऐसे भी इसको अच्छे से याद तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि 1857 क्रांति से प्रश्न देखिए बनता ही है। अभी जो 2023 का जो प्रीलिम हुआ था उसमें प्रश्न आया था कि विद्रोह की तिथि से संबंधित प्रश्न दे दिया था, तो हम लोग जानेंगे। और आप लोग पूरा विश्वास रखिए कि हम ऐसा आप लोगों को एक भी फैक्ट नहीं छोड़ेंगे जो एग्ज़ाम इससे बाहर रहेंगे, ठीक है। जो भी संबंधित रहेंगे प्रश्न उससे ज़रूर हम लोग फैक्ट हम बताएंगे पूरा।
आप लोग बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि और भी लोग जुड़ सकें। और आप लोग, ठीक है, आप लोगों का बस यही काम है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है, क्या पूछ रहा है। एक और विद्रोह का केंद्र है, एक और नेतृत्व करता है। तो बता दें तो सुल्तानपुर में कौन थे, तो सुल्तानपुर में बता दें कौन थे। तो सुल्तानपुर में शहीद हसन का नाम आता है, तो शहीद हसन जी थे। ए का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फैजाबाद में कौन थे, तो फैजाबाद में कौन थे, तो मौलवी अहमद अली थे। अहमद उल्ला भी नाम आता है कहीं कहीं का। तो फैजाबाद में कौन थे, मौलवी अहमद उल्ला थे। तो क्या हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा। संभलपुर में कौन थे, सुरेंद्र साई थे। तो सी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मथुरा में कौन थी, देवी सिंह थी। तो क्या हो जाएगा, 72 का क्या हो जाएगा, 72 का बी हो जाएगा। 72 का बी हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, तो अब हम लोग देख लेते हैं 1857 के जो विद्रोह के केंद्र थे, और जो यूपी में जो हुए थे उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। जो यूपी में जो हुए थे, तो यूपी में हुआ ही था, देखें तो मेरठ में जो और भी जो ज़िले थे वहाँ पे हुआ था। तो वहाँ के नेतृत्वकर्ता कौन थे और ब्रिटिश नेतृत्वकर्ता कौन थे, ये भी देख लेते हैं। ये भी आता है प्रश्न, ऐसा ही प्रश्न आया था। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। बता दें लखनऊ में कौन थी, तो लखनऊ में बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर का नाम आता है। बिरजिस कादिर का नाम आता है, ठीक है। और इसके वही ब्रिटिश नेतृत्वकर्ता कौन थे, बता दें कौन थे, तो कोलिन कैंपबेल का नाम आता है। लखनऊ में कौन थे, तो कोलिन कैंपबेल का नाम आता है, ठीक है। अब देखें तो कौन था। अब कानपुर में देखते हैं कौन था। तो कानपुर में कौन था, तो नाना साहब। और नाना साहब कौन थे, कानपुर में कौन कौन था, तो नाना साहब और तात्या टोपे जी थे। कौन थे, नाना साहब और तात्या टोपे जी थे। और वहाँ देखें तो ब्रिटिश नेतृत्वकर्ता कौन थे, जनरल हैवलॉक थे। कौन थे, जनरल हैवलॉक थे। झांसी में देखा है तो झांसी में कौन था, तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई जी थी। और वहाँ पे ब्रिटिश नेतृत्वकर्ता कौन था, तो जनरल ह्यूरोज थे। जनरल ह्यूरोज थे। फिर प्रयागराज में कौन थे, तो प्रयागराज में बता दें कौन थे, तो मौलवी लियाकत अली जी थे। और वहाँ पे देखें तो ब्रिटिश नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो कर्नल नील थे। फिर फैजाबाद में कौन था, तो मौलवी अहमदुल्ला था। जो वहाँ पे ब्रिटिश नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो कर्नल नील थे। कौन थे, कर्नल नील थे। फिर बरेली में कौन था, तो खान बहादुर खान थे। कौन थे बरेली में, तो खान बहादुर खान का नाम आता है बरेली में। बरेली में कौन थे, तो खान बहादुर खान थे। खान बहादुर खान, बरेली में खान बहादुर खान थे। और वहाँ पे ब्रिटिश नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो कोलिन कैंपबेल जी थे, ठीक है। मथुरा में कौन थी, तो मथुरा में देवी सिंह थी। और वहाँ पे देखें तो ब्रिटिश नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो कर्नल नील का नाम आता है। किसका, तो कर्नल नील का नाम आता है। अब कालपी में कौन थे, तो कालपी में भी तात्या टोपे जी थे। कौन थे कालपी में, तो तात्या टोपे थे। वही ब्रिटिश नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो कर्नल नील का नाम आता है। फिर फतेहाबाद में कौन थे, तो फतेहाबाद में अजमी मुल्ला थे। कौन थे, तो अजीम मुल्ला थे। और वहाँ पे ब्रिटिश नेतृत्वकर्ता कौन थे, जनरल रेनर थे। कौन थे, जनरल रेनर थे। अब जगदीशपुर में देखें तो कौन थे, जगदीशपुर में तो बाबू वीर कुंवर सिंह थे। कौन थे, बाबू वीर कुंवर सिंह थे जगदीशपुर में। और वहीं देखें तो ब्रिटिश नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो विलियम टेलर और विसेंट आर्थर का नाम आता है। गोरखपुर में कौन थे, तो गोरखपुर में गजाधर सिंह थे। गोरखपुर में कौन थे, तो गजाधर सिंह से भारतीय नेतृत्वकर्ता। तो हम लोग जाने, अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया। दूसरा, इसका लक्ष्य भारत के लिए संविधान तथा एक अस्थायी सरकार की स्थापना करना था। तो ये देखा है तो सही कथनों का चयन करना है। तो क्या हो जाएगा, 73 का। 73 क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 73 का बी हो जाएगा। क्योंकि देखा है तो भारत की राजनीतिक परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए, तो भारत की राजनीतिक परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए कैबिनेट मिशन कब आता है, तो 24 मार्च 1946 को आता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, तो भारत में पूर्ण स्वराज्य लाना था। इसका उद्देश्य क्या, तो भारत में पूर्ण स्वराज्य लाना था। और देखा है तो भारत में इसका लक्ष्य क्या था, तो भारत के लिए एक नया संविधान तथा एक अस्थायी सरकार की क्या करना, तो स्थापना करना था, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। तो 74 नंबर प्रश्न क्या है, विभिन्न समाचार पत्र अधिनियम के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। तो देखा है तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब आया था, तो ये 1878 में आया था। कब आया था, 1878 में। एक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समाचार पत्र अधिनियम कब आता है, तो ये 1908 में आता है। कब आता है, तो 1908 में आता है। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम कब आता है, तो भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910 में आता है, ठीक है। पंजीकरण अधिनियम कब आता है, तो 1867 में आता है। कब आता है, 1867 में आता है। तो क्या हो जाएगा, ए का 1 क्या हो जाएगा, ए का 1 बी का 2 ए का 1 बी का 2, इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो 74 क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 74 का बी हो जाएगा, ठीक है। 74 क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर। और इससे संबंधित देखें तो भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन था, तो ये भी आप लोगों को जानना चाहिए। तो बंगाल गजट था। क्या था, बंगाल गजट था। किसके द्वारा, संस्थापक कौन थे, तो जेम्स आस्टम हिकी थे। कौन, जेम्स आस्टम हिकी थे। और ये कहाँ पर होता है, तो कलकत्ता में। कब से शुरू होता है, तो 1780 में। कब शुरू होता है, तो 1780 में, ठीक है। और बता दें कि मद्रास में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, तो मद्रास कुरियर था। कौन सा, मद्रास कुरियर था। और उर्दू में प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, तो ये भी बता देते हैं।
ये कौन था, तो जामे जहानुमा था। ठीक है, ये कहाँ पे, तो एक अंग्रेजी फर्म द्वारा स्थापित हुआ था 1822 में। कहाँ से, तो कलकत्ता से। ठीक है, कहाँ से, कलकत्ता से। और प्रथम फारसी पत्रिका कौन सा था, तो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा हुआ था स्थापित। कौन था, तो बिराथुल अखबार था। ठीक है, 1822 में। ये भी कहाँ से, तो कलकत्ता से। अब आगे देख लेते हैं क्या है। 75 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक और क्या है, विद्रोह का स्थान दिया है, दूसरा क्या है, दमन करता। एक और विद्रोह का स्थान दिया, एक और दमन करता है। तो झांसी में क्या दिया है, कैप्टन हीरोज दिया है। इसमें कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ये देखना है। क्या देखना हम लोग को, एक कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो झांसी में किसका नाम दिया है, तो कैप्टन हीरोज का। किसका नाम दिया है झांसी में, तो कैप्टन हीरोज का। फिर बरेली में कैंपबेल का नाम दिया है। जगदीशपुर में विंसेंट टायर का नाम दिया है। वाराणसी में किसका, तो कर्नल नील का। किसका नाम दिया है, तो कर्नल नील का नाम दिया है। इसमें हम लोग क्या देखना है, कौन सा एक इसमें क्या है, सुमेलित नहीं है, ये देखना है। तो जो झांसी का कैप्टन हीरोज बिल्कुल सही दिया हुआ है। क्या है, झांसी में कैप्टन हीरोज थे, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। बरेली में कौन थे, तो बरेली में कैंपबेल थे, ये भी सही दिया हुआ है। जगदीशपुर में कौन थे, तो विंसेंट टायर नहीं थे, बल्कि कौन थे यहाँ पे, तो जनरल, किसका नाम आता है, जनरल आयर टेलर का नाम आता है। किसका नाम आता है, जनरल आयर टेलर का नाम आता है। वही विद्रोही न होता, कौन रहते, तो कुंवर सिंह रहते हैं। और वाराणसी में कौन आता है, तो वाराणसी में कौन आता है, तो कर्नल नील रहते हैं। कौन रहते, कर्नल नील रहते हैं। ठीक है, चलिए तब हम लोग एक बार देख लेते हैं कि जो भारतीय नायक थे कौन कहाँ पे थे, और वहाँ का जो ब्रिटिश नायक था वो कौन था, ये भी देख लेते हैं, और कब शुरू हुआ था। तो दिल्ली में कौन थे, तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर का नाम आता है। किसका नाम आता है, दिल्ली में बहादुर शाह जफर का नाम आता है। और ये कब होता है, विद्रोह की तिथि क्या होती है झांसी की, तो 11 से 12 मई 1857। क्या होता है, तो 11 से 12 मई 1857। वहीं विद्रोह को दबाने में किसका स्थान रहता है, ब्रिटिश नायक, किसका नाम रहता है, तो निकलसन। कौन था, निकलसन और हडसन का नाम आता है। फिर कानपुर में देखें तो कौन आता है, तो कानपुर में नाना साहब, से ये सबको पता ही होगा। कब होता है यहाँ पे, तो 5 जून 1857 को विद्रोह स्टार्ट होता है। और वहाँ ब्रिटिश नेतृत्वकर्ता कौन रहते, तो कैंपबेल रहते हैं। कौन रहते, कैंपबेल रहते हैं। फिर लखनऊ में तो अभी हम लोग ऊपर देखे थे। झांसी में कौन आती हैं, तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। और हीरोज वहाँ के ब्रिटिश विद्रोह करता रहते हैं, दबाते हैं विद्रोह को। और इलाहाबाद में किसका नाम आता है, तो इलाहाबाद में लियाकत अली जी का नाम आता है। इलाहाबाद में लियाकत अली। और बता दें जो ब्रिटिश दमन करता कौन रहते हैं, तो कर्नल नील का नाम आता है। कर्नल नील का नाम आता है। जगदीशपुर में कुंवर सिंह थे। वही देखें तो अभी हम लोग बताए कौन थे, तो विलियम टेलर और विंसेंट टायर थे। कौन थे, तो विलियम टेलर और विंसेंट टायर थे। और बरेली में कौन थे, तो खान बहादुर खान थे। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 76 नंबर प्रश्न है कि महमूद गजनी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए। क्या करना है इसमें, एक का कथन ए और दूसरे को कारण कहा गया है। आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना और लूटपाट करना था। तो देखा जाए तो पहला जो कथन है, अभिकथन है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। कारण क्या है, आर जो दिया है गलत दिया है। क्यों दिया, देख लेते हैं। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। और इनका उद्देश्य क्या था, भारत में लूटपाट करना था, न कि मुस्लिम शासन की स्थापना करना था। इसलिए क्या हो जाएगा, ए सही है किंतु आर गलत है। ठीक है, ए सही है किंतु आर गलत है। इसलिए देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर 76 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 76 का सी हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। अब 77 नंबर प्रश्न क्या है, दीवाने मुश्तक राज संबंधित है किससे, ए कृषि से, बी क्या दिया है वित्त से, सी क्या दिया है दान से, डी इनमें से कोई नहीं। तो बता दें दीवाने मुश्तक राज किसको कहा जाता, तो किससे संबंधित था, तो ये वित्त से संबंधित था। तो हम लोग चलिए एक बार जो है कि मध्यकालीन इतिहास में, मध्यकालीन भारत में जो मंत्री और उनसे संबंधित विभाग थे उसको रिवाइज कर लेते हैं, कौन कौन से क्या था। तो एक नाम आता है वजीर का, तो वजीर जिसको प्रधानमंत्री भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। क्या होता था, राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। और एक दीवाने खैरात जो है कि दीवाने खैरात ये क्या होते थे, तो दीवाने खैरात ये दान विभाग होता था। दीवाने खैरात क्या होता था, तो दान विभाग होता था। दीवाने बंदगान क्या होता था, तो दीवाने बंदगान दास विभाग होता था। दीवाने बंदगान क्या होता है, दास विभाग होता है। दीवाने इश्तियाक कौन था, तो दीवाने इश्तियाक पेंशन विभाग था, जिसकी स्थापना किसने किया था, तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा किसने किया था। और बता दें दीवाने मुश्तक राज क्या था, दीवाने मुश्तक राज तो हम लोग भी देखे हैं वित्त से संबंधित था। ये अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापना किया था इसका, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। दीवाने कोई क्या होता था, तो दीवाने कोई कृषि विभाग होता था। दीवाने कोई कृषि संबंधित था। और जिसकी स्थापना किसने किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। किसने किया, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। दीवाने अर्ज, तो दीवाने अर्ज क्या था, तो ये भी सैन्य विभाग से संबंधित था। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग से संबंधित था। ये बलबन ने इसकी स्थापना किया था। ठीक है, और कौन सा विभाग था, तो एक विभाग दीवाने खैरात था। दीवाने खैरात था जिसकी स्थापना किसने किया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। दीवाने इश्तियाक था, तो ये पेंशन विभाग से संबंधित था, जिसकी स्थापना किसने किया, तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न।
78 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था, 1576 में, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था, तो 1576 में। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, तो तालीकोटा का युद्ध क्या दिया है, 1565 दिया है। इसमें क्या दिया है, तो 1665 दिया है। क्या है, 1665 दिया है। इसमें कब हुआ था, तो तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी कब हुआ था, 23 जनवरी 1565 को हुआ था। 23 जनवरी 1565 को हुआ था। किसके किसी बीच हुआ था, तो विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच हुआ था। किसके किसके किसी बीच हुआ था, तो विजयनगर साम्राज्य दक्कन सल्तनत के मध्य हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो 1192 में, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। चंदावड़ का युद्ध कब हुआ था, 1194 में। तो इसमें क्या देखना है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो तालीकोटा का युद्ध क्या है, तालीकोटा का युद्ध गलत दिया हुआ है, क्योंकि ये कब हुआ था, 23 जनवरी 1565 को हुआ था। ठीक है, अब हम लोग एक बार जो भारत की जो ऐतिहासिक लड़ाइयाँ हैं कब लड़ी गई, वो हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो तराइन का क्या होता है, तराइन का प्रथम युद्ध कब होता है, तो 1191 में। किसके किसके बीच होता है, तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में कब होता है, तो 1191 में। किसके किसी बीच, पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच होता है। जिसमें क्या होता है, तो पृथ्वीराज ने क्या करते हैं, तो मोहम्मद गोरी को हरा देते हैं। फिर उसके बाद से तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 में। कब होता है, तो 1192 में। ठीक, किसके किसी बीच, तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच होता है, जिसमें पृथ्वीराज क्या होते हैं, तो हार जाते हैं। चंदावड़ का युद्ध कब होता है, तो चंदावड़ का युद्ध 1194 में। किसके किसके बीच होता है, तो मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच होता है। ठीक है, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच होता है, जिसमें जयचंद क्या होती है, तो इसमें जयचंद की हार होती है। फिर पानीपत की पहली लड़ाई कब होती है, तो 1526 में। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में। किसी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। खानवा का युद्ध कब होता है, तो खानवा का युद्ध होता है 1527 में, बाबर और आड़ा सांगा के बीच। चंदेरी का युद्ध कब होता है, तो 1528 में। चंदेरी का युद्ध कब होता है, 1528 में, बाबर और मेदिनी राय के बीच। घाघरा का युद्ध कब होता है, तो घाघरा का युद्ध बता दें 1529 में। किसके किसी बाबर और अफगानों के बीच। चौसा का युद्ध कब होता है, तो 1539 में। किसके के बीच, तो शेरशाह और हुमायूं के बीच। शेरशाह और हुमायूं के बीच। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब होता है, तो ये 1556 में होता है। किसके बीच, अकबर और हेमू के बीच। किसके बीच, तो अकबर और हेमू के बीच होता है। ठीक है, अकबर और हेमू के बीच। फिर तालीकोटा का युद्ध अभी हम लोग देखेंगे, तो कब होता है, तो 1565 को। तालीकोटा का युद्ध कब होता है, तो 1565 को। इसमें क्या होता है देखा है, तो विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। हल्दीघाटी का युद्ध 1576 में अभी हम लोग देखे हैं। तो हल्दीघाटी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, ये भी देख लें। तो अकबर ने महाराणा प्रताप को क्या किया, तो हरा दिया। फिर वानडिवास का युद्ध होता है 1760 में। वानडिवास का युद्ध कब होता है, 1760 में। तो ये थे जो है कि जो भारत की प्रमुख ऐतिहासिक लड़ाइयाँ थी, उसके बारे में जाने। अब आगे देख लेते हैं क्या है। बहमनी राज्य से स्वतंत्र हुए राज्यों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। तो एक और क्या है, एक और राज्य दिया है, एक और संस्थापक दिया है। इसमें क्या देखना है, तो किस राज्य की स्थापना किसने किया था, वहाँ का संस्थापक कौन था, ये देखना है। तो बीजापुर का स्थापना किसने किया, तो यूसुफ आदिल शाह ने किया था। किसने किया, तो यूसुफ आदिल शाह ने। तो ये का क्या हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा। फिर अहमदनगर की स्थापना कौन करता है, तो अहमदनगर की स्थापना मलिक अहमद ने करता है। मलिक अहमद करता है, तो क्या हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। गोलकुंडा की स्थापना किसने करता है, तो कुली कुतुब शाह का नाम आता है। तो सी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। डी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 79 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 79 का बी हो जाएगा। ठीक है, 79 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो हम लोग एक बार चलिए जो बहमनी राज्य से संबंधित जो राजधानियाँ थी और वंश थे, उसके संस्थापक कौन कौन थे, तो बता दें। बीजापुर का नाम आता है, तो बीजापुर में कौन थे, तो ये आदिल शाही थे। कौन, तो यूसुफ आदिल शाह थे। ये यूसुफ आदिल शाह थे। कब स्थापना करते हैं, तो 1489 में। कब करते हैं, तो 1489 में। फिर अहमदनगर की स्थापना कौन करता है, तो निजाम शाही। कौन करता है, निजाम शाही। कौन, तो मलिक अहमद। ये निजाम शाही जिसको मलिक अहमद कहा जाता है, ये होते हैं जो निजाम शाही होते हैं। बरार में कौन थे, तो बरार में जिसे बरार में कौन थे, तो इमाद शाही वंश था। बरार में इमाद शाही वंश था। और इसके फतेहुल्लाह कौन थे, तो उमाद शाह थे। ठीक है, ये उमाद शाह थे। 1490 में स्थापना करते हैं इसका। ठीक है, और गोलकुंडा में कौन थे, तो कुतुब शाही वंश था। तो ये कुली कुतुब शाह थे। ठीक है, कुली कुतुब शाह थे, जिसकी स्थापना कब होता है, तो 1512 में। कब होता है स्थापना, तो 1512 ईस्वी में होता है। फिर बीदर में कौन होते, तो बीदर में बरीद शाही वंश जिसको कहा जाता है। और इसके संस्थापक कौन होते, तो अमीर अली बरीद होते हैं। अमीर अली बरीद होते हैं। कब होता है स्थापना, तो 1526 ईस्वी में होता है। अब चलिए आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। तो 80 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे। क्या, तो शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे। उन्हें महबूब इलाही भी कहा जाता। तो ये दोनों कथन क्या है, 80 का क्या हो जाएगा, 80 का सी हो जाएगा। दोनों कथन सही हैं। तो चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं कि जो प्रमुख सूफी सिलसिला और उनके संस्थापक थे कौन कौन से थे। तो चिश्ती वंश की स्थापना किसने किया था, चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने किया था, तो अबू इसहाक शमी ने किया था। किसने किया, तो अबू इसहाक शमी ने किया था। फिर सुहरवार्दी
संस्थापक कौन था? तो अब्दुल नजीब अल सुहरवादी था। कादरी वंश की स्थापना किसने किया? तो कादरी संप्रदाय की शेख अब्दुल कादरी जिलानी का नाम आता है। सतारी संप्रदाय की स्थापना किसने किया? तो शेख अब्दुल्ला सतारी ने किया था। किसने किया? तो शेख अब्दुल्ला सतारी ने किया था। फिर एक नक्शबंदिया संप्रदाय जिसकी स्थापना किसने किया था? तो बहाउद्दीन नक्शबंद ने किया था। इसका नाम आता है तो बहाउद्दीन नक्शबंद का नाम आता है। और अब आगे देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन मौलिक कर्तव्यों के संबंध में सत्य नहीं है? 81 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन मौलिक कर्तव्यों के संबंध में सत्य नहीं है? क्या है? यह मूल संविधान का हिस्सा है। क्या दिया है? यह मूल संविधान का हिस्सा है। ये दिया है। बी है ये संविधान के भाग 4 में वर्णित है। सी दिया है ये सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। डी क्या दिया है? ये 26वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो इसमें क्या देखना है? इसमें कौन सा सत्य नहीं है? तो ये संविधान के भाग 4 में वर्णित है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। ये सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है, ये भी बिल्कुल सही दिया है। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, तो ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। देख लेते हैं क्यों। तो देखा जाए तो जो मौलिक कर्तव्य है कौन सा इसमें सत्य नहीं है? तो ये मूल संविधान का क्या हिस्सा नहीं है? क्या है? तो मूल संविधान का हिस्सा नहीं है। ठीक है। और ये बता दें कि जो मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है संविधान के 4 में वर्णित है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। और वही अनुच्छेद 51 में भी क्या किया गया है? तो इसका प्रावधान है। और बता दें कि मौलिक कर्तव्य जो है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य को क्या किया गया? तो संविधान में शामिल किया गया था। और किसके सिफारिश पर? तो इसके समिति, कौन सी समिति? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसको संविधान में शामिल किया गया। और कैसे संबंधित है? ये कहाँ से लिया गया? तो ये सोवियत संघ से संविधान से प्रेरित है। और एक बार चलिए हम लोग जो मौलिक कर्तव्य है उसके बारे में जान लेते हैं, क्या क्या बातें की गई हैं। तो 51 में मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक का क्या कर्तव्य होगा, ये देख लेते हैं। तो 51 में क्या है? तो क्या करें? संविधान का पालन करें और उसके आदर्श संस्थाओं और राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का क्या करें? तो आदर करें। फिर क्या है? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को क्या करने? तो प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की क्या करें? तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अछूते रखें। घ में क्या है? 51 घ में क्या है? तो देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की क्या करें? तो सेवा करें। 51 अंगों में क्या है? तो भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। और देखा है तो क्या है आगे इसके? तो हमारी सामाजिक क्या करें? तो हमारी सामाजिक संस्कृति, गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, उसका परीक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव क्या करें? तो उसकी रक्षा करें और उसका संवर्धन करें ताकि प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। फिर क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखें और हिंसा से क्या करें? उसके दूर रहे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष का सतत प्रयास करें, जिससे निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। यदि माता पिता का संरक्षक है, वह अगर माता पिता का संरक्षक है तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपनी यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए क्या करें? तो शिक्षा का अवसर प्रदान करें। और बता दें कि जो मौलिक कर्तव्य को प्रभावी बनाने के लिए क्या किया गया? तो 1999 में JS वर्मा समिति का गठन किया गया था। और मूल संविधान में देखिए तो 10वें जो मौलिक कर्तव्य थे मूल संविधान में क्या थे? मूलतः संविधान में क्या थे? 10 मौलिक कर्तव्य थे। लेकिन क्या किया गया? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो मूलतः संविधान में कितने थे? 10 मौलिक कर्तव्य थे। अब क्या हुआ? तो संशोधन करके 11वां मौलिक कर्तव्य को क्या किया गया? तो जोड़ा गया। अब आगे देख लेते हैं क्या है। 82 नंबर प्रश्न क्या है? महासागर का वह क्षेत्र जहाँ गहराई के साथ साथ क्या हो? लवणता तीव्र गति से बढ़ता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हेलोक्लाइन कहा जाता है। क्या कहा है? तो हेलोक्लाइन कहा जाता है। क्या हो जाएगा? 82 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? लोएस का पठार कहाँ पर है? तो चीन में है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। पोटावर पठार कहाँ पर है? तो पोटावर पठार पाकिस्तान में है। और शान पठार कहाँ पर है? तो म्यांमार में है। तो हम लोग थोड़ा सा पठार के बारे में जानेंगे कि पठार क्या है। पठार क्या है जानते हैं। तो ये क्या होते हैं? तो ये पृथ्वी पर द्वितीय क्रम की उच्चावच हैं। ये क्या है? द्वितीय क्रम के उच्चावच हैं। और बता दें कि पठार जो है कि पृथ्वी के 1/3 भाग पर अपना विस्तार क्या करते? तो रखते हैं। पठार क्या होता है ये भी जान लेते हैं। तो ये कोई एक ढाल आसपास के इलाकों से अधिक ऊंचा तथा खड़े ढाल वाला, उसे क्या कहते हैं? पठार कहा जाता है। और भी जो पठार हैं उनके बारे में हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं, कौन से पठार कहाँ पर हैं। तो एक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं एशिया माइनर का पठार कहाँ पर है। तो एशिया माइनर का पठार ये कहाँ पर है? तो तुर्की में है। कहाँ पर? एशिया माइनर का पठार तुर्की में है। फिर अंतोलिया का पठार कहाँ पर है? ये भी तुर्की में है।
फिर मेसेटा का पठार कहाँ पर है, तो ये आइबेरिया द्वीप में है। मेसेटा का पठार ये आइबेरिया द्वीप में है। फिर चियापस पठार कहाँ पर है, तो ये भी दक्षिण मेक्सिको में है, दक्षिणी मेक्सिको में है। ठीक है। अब अलास्का या यूक्रेन का पठार ये कहाँ पर है, तो यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। फिर कोलंबिया पठार कहाँ पर है, तो कोलंबिया पठार भी अमेरिका में है, कोलंबिया पठार अमेरिका में है। ग्रेट बेसिन पठार कहाँ पर है, तो ग्रेट बेसिन पठार कहाँ पर है, तो ये भी अमेरिका में है। कोलोराडो पठार कहाँ पर है, तो कोलोराडो पठार यूएसए में, अभी भी अमेरिका में है। ग्रीनलैंड पठार कहाँ पर है, तो ये भी कहाँ पर है, तो ग्रीनलैंड में है। ग्रीनलैंड पठार कहाँ पर है, तो ये भी ग्रीनलैंड में है। तो ये हम लोग सभी पठार को जाने। अब चलिए आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। तो 84 नंबर प्रश्न देख लेते हैं क्या है। राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, किसके अंतर्गत किया गया है, तो आर्टिकल 263 में इसकी बात की गई। किसमें, तो आर्टिकल 263 में। वही आर्टिकल 262 में क्या है, तो बता दें 262 में क्या है, तो ये 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य अंतर्राज्यीय नदियों के जल के बंटवारे से संबंधित इसमें बात की गई है। वही 263 में क्या है, तो राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का वर्णन है। 264 में क्या है, तो 264 में किसकी बात की गई है, तो ये आप लोग जरूर कमेंट करिएगा कि आर्टिकल 264 में क्या बात की गई है। आर्टिकल भाई 265 में क्या है, 265 में क्या है, तो इसके अनुसार कोई कर क्या है, कोई कर विधि के प्राधिकार से क्या किए जाएंगे, तो कोई कर विधि से ही प्राधिकार से ही अधिरोपित किए जाएंगे या संग्रहित किए जाएंगे। तो किसके द्वारा, तो विधि के जैसे ही या विधि के प्राधिकार से ही क्या किए जाएंगे, तो कोई भी कर अधिरोपित किए जाएंगे, वैसे नहीं। ठीक है। और वही 266 में क्या है, तो ये आप लोगों को पता ही होगा, ये संचित निधि की व्यवस्था करता है, आर्टिकल 266। वही 267 में किसकी बात की गई, आर्टिकल 267 में किसकी बात की गई है, बता दें, तो आर्टिकल 267 में आकस्मिक निधि की बात की गई। किसकी, तो आकस्मिक निधि की बात की गई है। अब चलिए आगे देख लेते हैं क्या है, तो आप लोग जरूर 264 में क्या बातें की गई हैं आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किस रीट का उद्देश्य अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मुकदमों को तेजी से निपटाने हेतु उन्हें वरिष्ठ न्यायालयों में भेजने से है, तो ये ए दिया है अधिकार परीक्षा, बी क्या दिया है, बी उत्प्रेषण दिया है, सी किससे दिया है, परमादेश दिया है, डी क्या दिया है, प्रतिषेध दिया है। तो उत्प्रेषण में क्या होता है, तो इसमें ये अधिकार दिया जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जारी किस रीट का दिया है, तो अधीनस्थ न्यायालयों से लंबित मुकदमों को तेजी से निपटाने हेतु उन्हें क्या है, उन्हें वरिष्ठ न्यायालयों में भेजने से है, किससे, तो उत्प्रेषण से संबंधित है। वही अधिकार परीक्षा में किसकी बात की जाती है, या बंदी अधिकार परीक्षा में क्या होता है, तो जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है। अधिकार परीक्षा में क्या है कि जब कोई व्यक्ति क्या करे, तो ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से क्या होता है, तो अधिकार नहीं प्राप्त होता है। तो वह क्या करता है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से वहाँ काम कर रहा था, और जब तक वह इस बात को संतोषजनक उत्तर नहीं देता है वह कार्य नहीं कर सकता है। तो किसमें बात है, अधिकार परीक्षा में। बता दें कि 5 प्रकार का रीट जारी होता है। कौन कौन से रीट है, तो बंदी प्रतिष्ठीकरण है, ये भी बता दें, बंदी प्रतिष्ठीकरण है। कौन कौन सा रीट है, तो देख लेते हैं। तो कौन कौन सा रीट है बता दें, तो बंदी प्रतिष्ठीकरण है। फिर कौन सा रीट है, परमादेश है, ठीक है, परमादेश है। उसके बाद से प्रतिषेध लेख है। उसके बाद से कौन सा, उत्प्रेषण है। उसके बाद से अधिकार परीक्षा लेख है। प्रतिषेध लेख है, उत्प्रेषण है, अधिकार परीक्षा लेख है। तो अधिकार परीक्षा में अभी हमने बताया क्या बातें की गई हैं। वही उत्प्रेषण में क्या होता है, उत्प्रेषण मतलब इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, प्रमाणित होना या सूचना देना। इसके द्वारा क्या होता है, तो अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों को क्या करें, तो न्याय निर्णय के लिए उन्हें वरिष्ठ न्यायालयों को भेजे। ठीक है। परमादेश में क्या होता है, तो परमादेश में हम क्या है, हम आदेश देते हैं। ये है कि परमादेश लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है। इस प्रकार उसे क्या होता है, तो इस प्रकार के आज्ञापत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का क्या करना है, तो पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। वही प्रतिषेध में क्या होता है, तो प्रतिषेध मतलब क्या होता है, रोकना, क्या है, रोकना। जैसे कि इसमें क्या होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, जो सर्वोच्च न्यायालय है वो उच्च न्यायालय को क्या करता है, तो जो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा निम्न न्यायालयों को अर्धन्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले अपने यहाँ क्या करें, वो कार्रवाई न करें, क्योंकि यह मामला क्या है, उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। तो ये प्रतिषेध में बात किया जाता है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। प्रश्न है कि 86 नंबर, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। विटामिन एक और दिया है, एक और क्या है, रासायनिक नाम दिया है। एक और विटामिन दिया है, एक और रासायनिक नाम दिया है। तो विटामिन बी भाई क्या दिया, पेंटोथेनिक अम्ल। बी दिया है विटामिन B9 फोलिक अम्ल। और विटामिन B12 दिया है साइनोकोबालामिन।
विटामिन डी क्या दिया है, विटामिन B2 में क्या दिया है, विटामिन B2 में क्या दिया है, फिलोक्विनोन। तो बता दें क्या है, इसमें क्या देखना है, सही सुमिलित नहीं है, ये क्या दिया है, गलत दिया हुआ है। तो 86 ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि विटामिन B2 का क्या होता है, राइबोफ्लेविन होता है। रासायनिक नाम क्या होता है, तो राइबोफ्लेविन होता है। और विटामिन के का क्या होता है, तो विटामिन के का क्या होता है, तो फिलोक्विनोन होता है। विटामिन के क्या होता है, तो फिलोक्विनोन होता है। तो चलिए एक बार हम लोग जो विटामिन है और जो उसका रासायनिक नाम है उसके बारे में जान लेते हैं, क्या है, कौन कौन से हैं। तो विटामिन ए जिसे क्या कहते हैं, उसे रेटिनॉल बोला जाता है, इससे क्या बोलते हैं, रेटिनॉल बोला जाता है। विटामिन B1 को क्या बोलते हैं, थायमिन बोला जाता है, ठीक है, थायमिन बोला जाता है। और इसी कमी से क्या होता है, तो बेरी या वृद्धि रुकना जैसी बीमारी होता है। विटामिन ए से क्या होता है, तो रतौंधी है, जीरोथेमिया है। वही विटामिन B2 से क्या होता है, तो विटामिन B2 से राइबोफ्लेविन, अभी हम लोग देखे हैं राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 से क्या होता है, तो राइबोफ्लेविन होता है। और इससे कौन सी बीमारी होता है, तो विटामिन B2 से किलोसिस होता है। क्या होता है, किलोसिस होता है, ये भी आ चुका है। समझिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है विटामिन रोग से संबंधित रोग, ये आप लोग अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं क्या है और कौन सा रासायनिक विटामिन है और उसके रासायनिक नाम क्या क्या है। तो विटामिन 3 है, जिसका क्या नाम है, रासायनिक नाम क्या है, तो नियासिन या निकोटीन अम्ल है। जिसे क्या कौन सी बीमारी होता है, पेलाग्रा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद विटामिन B5 अभी हम देखें, पेंटोथोनिकम, इससे कौन सी बीमारी होती है, तो इससे चर्म रोग में वृद्धि होती है। क्या होता है, तो चर्म रोग में वृद्धि होता है। और कम ये बाल क्या हो जाते हैं इससे, तो सफ़ेद हो जाते हैं। विटामिन B6 से क्या होता है, पायरिडॉक्सिन जिसको बोला जाता है, इससे कौन सी बीमारी होती है, विटामिन B6 से, तो इससे रक्त छींटता, चर्म रोग, पैसी, ऐठन होती है। विटामिन B7 मतलब कि बायोटीन, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, तो बायोटीन, इससे क्या होता है, चर्म रोग, बालों का झड़ना। उसके बाद से विटामिन कौन सा, विटामिन B9 है, फोलिक अम्ल अभी हम लोग देखे थे। तो इससे क्या होता है, रक्त छींटता या कुंठित वृद्धि होती है। विटामिन B12 तो अभी हम लोग देखे हैं, विटामिन B12 यानी कि साइनोकोबालामिन, इससे भी रक्त छींटता या तंत्र की गड़बड़ियाँ होती है। विटामिन C जिससे क्या होता है, तो स्कार्बिक अम्ल, इसका क्या होता है, रासायनिक नाम तो विटामिन C का स्कार्बिक अम्ल होता है। और इससे कौन सी बीमारी होती है, स्कर्वी रोग होता है। विटामिन D से क्या होता है, तो कैल्सीफेरॉल जिसको बोला जाता है, इससे सूखा रोग, रिकेट्स होता है। विटामिन E यानी कि टोकोफेरॉल, जिसका रासायनिक नाम क्या है, विटामिन E का टोकोफेरॉल है। और इससे क्या होता है, तो जन क्षमता की कमी, जननांगता, पेशियाँ क्या होती है, इससे कमजोर हो जाता है। विटामिन K का क्या होता है, तो विटामिन K का नेफ्थोक्विनोन, फिलोक्विनोन आपको देखने को मिलता है। इससे क्या होता है, चोट पर रक्त थक्का का न जमना, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 87 नंबर प्रश्न क्या है, सल्तनत काल के निम्नलिखित प्रशासनिक विभागों में कौन सा एक फिरोज शाह तुगलक से संबंधित नहीं था। तो ए दिया दीवाने बंदगान, बी दिया है दारुल सफ़ा, सी दिया है दीवाने कोही, डी क्या दिया है, दीवाने इस्तिहाक। तो दीवाने बंदगान जिसको क्या बोला जाता था, तो दीवाने बंदगान यानी कि दीवाने बंदगान क्या बोला जाता है, इसको फिरोज शाह तुगलक ने स्थापना किया था। ये दास विभाग होता था, क्या होता था, इसको दास विभाग बोलते थे। और दारुल सफ़ा ये क्या था, तो एक अस्पताल था। दारुल सफ़ा क्या था, तो एक अस्पताल था, ठीक है। और दीवाने कोही क्या था, तो दीवाने कोही भी एक कृषि विभाग था जिसकी स्थापना किसने किया था, तो दीवाने कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया था। दीवाने इस्तियाक ये क्या था, तो पेंशन विभाग था जिसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। इसमें क्या देखना है, तो फिरोज शाह तुगलक से संबंधित नहीं था, तो दीवाने कोही 87 क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं जो विभाग थे और किससे संबंधित था। तो दीवाने मुस्तक राज ये क्या था, तो वित्त विभाग था जिसकी स्थापना किसने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। दीवाने कोही क्या था, तो कृषि विभाग था जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। दीवाने अर्ज क्या था, तो ये सैन्य विभाग था जिसकी स्थापना बलबन ने किया था। दीवाने बंदगान क्या था, दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक ने स्थापना किया था। ये क्या था, तो दीवाने बंदगान दास विभाग था। दीवाने खैरात क्या था, तो एक ये भी दान विभाग था, फिरोज शाह तुगलक ने स्थापना किया था। दीवाने इस्तियाक क्या था, तो फिरोज शाह तुगलक ने स्थापना किया था। दीवाने की इस्तियाक क्या था, तो ये पेंशन विभाग था। अब आगे देख लेते हैं क्या है। एक चीज़ वो भी पूछ लेता है कि लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने किया था। लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने किया, तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। किसने किया, तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। और ये विभाग क्या करता था, तो ये नहरों तथा सार्वजनिक भवनों का निर्माण करता था, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। इसमें क्या करना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना था, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुने। तो एक और क्या दिया है, तो ऋग वैदिक कालीन देवता का नाम दिया है और एक और उनका संबंध दिया है। तो क्या थे देख लेते हैं। इंद्र क्या करते, तो इंद्र का संबंध किससे थे, तो ये वर्षा के देवता थे। एक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पूषण क्या थे, तो पूषण ये पशुओं के देवता थे। पूषण बी का 1 हो जाएगा। मरुत क्या थे, तो मरुत जो है कि आंधी तूफान के देवता थे। दौ क्या थे, तो ये आकाश का देवता थे। तो क्या हो जाएगा 88 क्या हो जाएगा, 88 का बी हो जाएगा। 88 का बी हो जाएगा। 2143 क्या हो जाएगा, 2143, ठीक है। तो एक बार हम लोग चलिए जो ऋग वैदकालीन देवता हैं और उनका किससे उनका संबंध था, ये एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्या है। इंद्र जो थे, इंद्र को भी हम लोग देखा, ये क्या थे, तो वर्षा के देवता थे और युद्ध का नेता भी इनको कहा जाता था। युद्ध के नेता भी कौन थे, तो इंद्र थे, ठीक है। पूषण क्या होते, तो अभी हम लोग देखे हैं।
पूषण ये पशुओं के देवता थे। मरुत क्या थे? तो मरुत अभी हम लोग देखे हैं। अग्नि, एक अग्नि देवता का नाम आता है। तो अग्नि देवता क्या थे? तो अग्नि देवता ये देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ थे। वरुण देवता क्या थे? तो वरुण देवता भी पृथ्वी और सूर्य के निर्माता थे। कौन थे? तो वरुण पृथ्वी और सूर्य के निर्माता थे। उन्हें समुद्र का देवता भी कहा जाता है, विश्व के नियामक व शासक भी कहा जाते हैं। वरुण को क्या कहा जाता है? सत्य का प्रतीक भी कहा जाता है। वरुण को क्या कहा जाता है? तो वरुण को सत्य का प्रतीक भी कहा जाता है। वरुण को सत्य का प्रतीक भी कहा जाता है। और ऋतु परिवर्तन और दिन रात के कर्ता भी कौन थे? तो वरुण थे। ऋतु परिवर्तन दिन रात के कर्ता कौन थे? तो ये भी वरुण थे। दो कौन थे? तो दो ये आकाश के देवता थे, अभी हम लोग देखे हैं। सोम क्या थे? तो सोम जो है कि वनस्पति देवता थे। सोम क्या थे? तो वनस्पति देवता थे। ठीक है, सोम का नाम हो गया। अब आगे देख लेते हैं क्या है। उषा कौन थे? तो उषा ये प्रगति और उत्थान के देवता थे। अश्विनी क्या थे? अश्विन का नाम आता है। तो अश्विन ये विपत्तियों के हरने वाले देवता थे। कौन थे? तो विपत्तियों को हरने वाले देवता थे। पूषण क्या थे? तो पूषण अभी हम लोग देखे हैं पशुओं के देवता थे। विष्णु क्या थे? तो विश्व के संरक्षक कौन थे? विष्णु कौन थे? तो विश्व के संरक्षक एवं पालन करता थे। मरुत हम लोग देख ही लिए, आदि तूफान के देवता थे। ये थे जो है कि ऋग्वेदिक कालीन देवता और उसके संबंध। तो ये समझिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, इससे भी प्रश्न आ ही जाता है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। आगे देख लेते हैं क्या है। निम्न युगों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? अंग क्या दिया है? चंपा दिया है। कुरु का इंद्रप्रस्थ दिया है। कंबोज का पैठन दिया है। वत्स का कौशाम्बी दिया है। तो इसमें क्या देखना है? कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? तो क्या हो जाएगा कि ये ए का अंग का चंपा ये सही दिया हुआ है। बी का कुरु ये भी इंद्रप्रस्थ ये भी सही दिया है। कंबोज क्या होगा? ये गलत दिया हुआ है। ये गलत दिया हुआ है क्योंकि कंबोज क्या होगा? तो कंबोज की राजधानी क्या थी? हाटक थी। क्या थी कंबोज की राजधानी? तो हाटक थी। वत्स क्या है? कौशाम्बी ये भी सही दिया हुआ है। तो एक और हम लोग एक और चलिए देख लेते हैं। महाजनपद का जो महाजनपद थे उनका उदय और राजधानी उनकी देख लेते हैं और किससे संबंधित है। तो अंग जो है कि चंपा ये किससे किस क्षेत्र से संबंधित था? तो ये भागलपुर। किससे संबंधित था? तो ये भागलपुर और मुंगेर बिहार से संबंधित था। वही उसके बाद से कुरु का देखा जाए तो कुरु किससे संबंधित था? तो ये कुरु जो है कि इंद्रप्रस्थ। ये इंद्रप्रस्थ कहाँ पड़ता है? तो दिल्ली, मेरठ और हरियाणा के कुल क्षेत्र थे। वही कंबोज ये हाटक ये कहाँ पे था? तो राजौरी और हजारा क्षेत्र था। राजौरी और हजारा क्षेत्र था। वही वत्स कहाँ पे था? तो वत्स जो है कि कौशाम्बी में। वत्स कौशाम्बी में ये कहाँ पे है? तो इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है। और जो 16 जो है कि जनपद हुए उसका उल्लेख कहाँ का मिलता है? तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में भी मिलता है। अंगुत्तर निकाय में मिलता है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी थी। अंग था, मगध था, काशी था, वत्स था। ठीक है, वत्स था, वज्ज था। कौशल का भी नाम आता है, कौशल था। अवंती था। मल था। पंचाल था। चेदी था। कुरु था। क्या था? कुरु था, अभी हम लोग देखे हैं। मत्स्य था। कंबोज था। सुरसेन था। अस्मक था। गंधार था। तो ये समझिए कि आप लोगों को महाजनपद भी याद होने चाहिए, उसकी राजधानियाँ भी याद होनी चाहिए और उससे संबंधित क्षेत्र भी कौन कौन से क्षेत्र से संबंधित है ये भी होना चाहिए याद, क्योंकि इससे प्रश्न बन जाता है, 1 या 2 प्रश्न बन जाता है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। 90 नंबर प्रश्न क्या है। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। निम्न में से कौन सी एक इसमें शामिल नहीं है? तो ए सुदामा दिया है, बी कौड़ दिया है, डी क्या है? विश्व झोपड़ी है, डी क्या है? तो मार्तंड है। तो बता दें क्या हो जाएगा। तो इसमें मार्तंड जो है कि संबंधित नहीं है, इसमें शामिल नहीं है। मार्तंड इसमें शामिल नहीं है। 4 जो गुफाओं के कौन कौन से नाम है? तो कौड़ नाम है। उसके बाद से चौपार है, फिर सुदामा है, विश्व झोपड़ी है। तो अशोक ने क्या किया था? अशोक ने आजीविकों को रहने के लिए 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो हम लोग देख लिए, एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन सा था। तो कौड़ था, कौड़ के बाद से चौपार था। ठीक है, चौपार था, सुदामा था तथा विश्व झोपड़ी था। ये 4 जो है कि गुफाएं थी। तो हम लोग अभी यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं, क्योंकि चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि और भी लोग जुड़ सकें और इस कार्यक्रम का लाभ ले सकें। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।